Hello guys, my name is Neha. Welcome back to my YouTube channel Crack UGC Net JRF with me. This is part 4th of our UGC Net पेपर 1 सीरीज़ और मैं अपने चैनल पर UGC Net पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की फुल प्रेपरेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. कल की वीडियो में हमने रिसर्च का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च और पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच किए थे. तो आज हम करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च. व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जिसके बेस पे हम अपनी रिसर्च करते हैं. कोई भी रिसर्च करते हैं उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टेप्स ऑफ रिसर्च. फर्स्ट स्टेप है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम. सेकंड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर. थर्ड, formulate hypothesis. Fourth, preparing the research design. Fifth, data collection. Sixth, data analysis. And seventh, interpretation and report writing. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. मतलब कोई भी रिसर्च करने से पहले हमें सबसे पहले एक टॉपिक चाहिए रिसर्च का, हमें एक प्रॉब्लम चाहिए, तभी हम एक अपनी रिसर्च कर सकते हैं. Selecting a research problem should be connected to the following considerations. मतलब हम अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी जो बातें ध्यान में रखते हैं. सबसे पहला है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द स्टडी. मतलब हमारी स्टडी का जो पर्पज़ है वो क्या है. हाउ मच इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक. मतलब हमें पहले से हमारी जो टॉपिक से रिलेटेड हमें पहले से नॉलेज, हमारी प्रायर नॉलेज क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड, हम कितना जानते हैं. इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीडेड. जितना आप जानते हैं क्या आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसकी ज़रूरत है या नहीं. हाउ विल द वेरिएबल्स बी मेजर्स. जो वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे उनको कैसे मेजर किया जाएगा. और नेक्स्ट है व्हाट मेथड्स विल बी यूज टू कलेक्ट डाटा. डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन से मेथड्स यूज़ किए जाएंगे. प्राइमरी मेथड्स किए जाएंगे, सेकेंडरी मेथड्स किए जाएंगे, कौन से सोर्स जिनसे हम डाटा अपना कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम्स. मतलब रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के लिए क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं. सबसे पहला है आइडेंटिफाई अ ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया टू यू इंटरेस्ट. मतलब हम वो वाला एरिया सिलेक्ट करें, वो सब्जेक्ट, वो फील्ड सिलेक्ट करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है. जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है हम वही चीज़ अच्छे से कर सकते हैं. ज़बरदस्ती हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, खास तौर पर रिसर्च. नेक्स्ट है डिसेक्ट द ब्रॉड एरिया इनटू सब एरियाज. मतलब एक ब्रॉड एरिया को सब एरियाज में डिवाइड करना. सिलेक्ट व्हाट इज़ ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट टू यू. मतलब आपका किस में इंटरेस्ट है वो चीज़ देखनी. मतलब कि जो एक बड़ा एरिया है उनको हम सब एरियाज में डिवाइड कर लिया, उसके बाद उन सब एरियाज में आपका मोस्ट जो इंटरेस्टेड एरिया है वो कौन सा है वो आप चूज़ करो. उसके बाद रेज रिसर्च क्वेश्चंस. उसके बाद हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे. उसके बाद फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स. और ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारी स्टडी के वो हम फॉर्मुलेट करेंगे. उसके बाद असेस योर ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद डबल चेक. ये जो हैं स्टेप्स हैं रिसर्च प्रॉब्लम की, कि हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो किस तरीके से करें. नेक्स्ट स्टेप है लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसका अगर हम लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं तो हमें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन हो जाती है. तो देखते हैं लिटरेचर रिव्यू क्या है. अ लिटरेचर रिव्यू इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटायर रिसर्च प्रोसेस एंड मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू एवरी ऑपरेशनल स्टेप्स. मतलब कि एक इंटीग्रल पार्ट है रिसर्च का जिससे हमें एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो है मिल जाता है. इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है रिव्यू लिटरेचर के. प्रोवाइड थियोरेटिकल बैकग्राउंड्स. मतलब हमें बैकग्राउंड नॉलेज जो है उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्या है वो पता चल जाता है. ब्रिंग क्लैरिफाई एंड फोकस टू द रिसर्च प्रॉब्लम. मतलब जिससे हम क्लैरिफाई हो जाते हैं और हम जो अपनी प्रॉब्लम है उस पर फोकस कर सकते हैं. इम्प्रूव मेथडोलॉजी. मतलब हम मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी की जानी चाहिए, ये हमारी मेथडोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है. ब्रॉडन नॉलेज बेस इन रिसर्च एरिया. मतलब जो हम रिसर्च एरिया चूज़ किया है हमने
उसके बेस पे हमें मतलब नॉलेज और ज़्यादा मिल जाती है। ये कॉन्टेक्चुअलाइज फाइंडिंग्स है, मतलब कि इससे हमें जो नॉलेज भी गेन होती है, हम कौन से मेथड्स करें वो पता चल जाता है, हमारी फाइंडिंग्स क्या है वो पता चल जाती है। लिटरेचर रिव्यू कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग बट इट ऑल्सो रिवॉर्डिंग। मतलब लिटरेचर रिव्यू जब हम करते हैं तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होता है, पर ये रिवॉर्डिंग भी है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। पर लिटरेचर रिव्यू में एक चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए, वो क्या है? वो है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म मतलब साहित्य की चोरी। साहित्य की चोरी जो है नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने लिटरेचर रिव्यू किया, किसी और का रिसर्च पेपर उठाकर ऐसे एज इट इज़ उसको छाप दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये गलत होता है रिसर्च में। डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब रिसर्च में हम क्वेश्चंस कैसे डेवलप करते हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव को डिज़ाइन करते हैं। द सब्सिक्वेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्राफ्टिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर गेनिंग इंसाइट थ्रू अ लिटरेचर रिव्यू। मतलब जो हम क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हैं आफ्टर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो जाती है, ठीक है। रिसर्चर्स डेवलप रिसर्च क्वेश्चंस बाय ब्रेकिंग डाउन द मेन रिसर्च प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर। मतलब रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि एक जो रिसर्चर हैं वो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, सब एरियाज़ में, सब पार्ट्स में, मोर मैनेजेबल सब एरियाज़। Once an extensive list of these sub-areas is created, the researchers select the most relevant questions that need to be addressed throughout the study। मतलब सब एरियाज़ को सिलेक्ट करके जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो क्रिएट करता है एक रिसर्चर्स, जो उसकी स्टडी में ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च में ऑब्जेक्टिव कैसे फॉर्मुलेट होते हैं? Objectives are the goal you set out to attain in your study. They inform a reader what you want to attain through the study. Objectives मतलब अगर हमारी स्टडी का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो हम क्यों ही रिसर्च कर रहे हैं? हमारी रिसर्च का कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इससे ये चीज़ हो सकती है, ये नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सेट ऑफ गोल्स होते हैं जो हम अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, जहाँ हमारी स्टडी क्यों है हो रही है उसके लिए हम सेट करते हैं। दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं सब ऑब्जेक्टिव्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मेन ऑब्जेक्टिव्स इज़ एन ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ द थ्रस्ट ऑफ योर स्टडी। मतलब ये ओवरऑल स्टेटमेंट होती है जो हम अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं। It is also a statement of the main association and relationship that you seeks to discover. The main objective is to explore the relationship between the use of modern teaching techniques and student performance. जो main objectives होते हैं वो overall statements होती हैं। ये इनका जो मेन जो काम होता है वो जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कवर करते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी में और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस में क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट करना। और नेक्स्ट है सब ऑब्जेक्टिव्स। सब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सब ऑब्जेक्टिव्स आर द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक दैट यू वांट टू इन्वेस्टिगेट विद इन द मेन फ्रेमवर्क ऑफ योर स्टडी। दे यूजली स्टार्ट विद एक्शन ओरिएंटेड वर्ब्स सच एज टू डिटरमाइन, टू फाइंड आउट, टू एक्सप्लोर। दे शुड बी न्यूमेरिकली लिस्टेड। सब ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं टॉपिक के जिसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं हम मेन फ्रेम में, ठीक है। ये यूजली स्टार्ट होते हैं टू डिटरमाइन, टू फाइंड आउट, टू एक्सप्लोर। ये वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स, जिनसे ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दे शुड बी न्यूमेरिकली लिस्टेड। मतलब इनका जो डाटा होता है वो न्यूमेरिकली लिस्टेड होता है। डाटा हम नंबर्स में लिख सकते हैं। रिसर्चर्स आर ऑफ्टन एनकरेज टू मेक देयर ऑब्जेक्टिव स्मार्ट विच स्टैंड फॉर। मतलब रिसर्चर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक निमोनिक्स बना दिया है। वो क्या है? स्मार्ट, ऐसे स्पेसिफिक। जो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होना चाहिए।
क्लियरली स्टेट्स व्हाट यू नीड टू बी अचीव्ड, मतलब हमारा जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम इस स्टडी से क्या अचीव करना चाहते हैं। एम से है मेजरेबल, इंक्लूड्स इंडिकेटर्स टू मेजर द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स, मतलब हमारा जो रिसर्च है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है ए से अचीवेबल, ऑब्जेक्टिव्स आर अटेन विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम, मतलब जो हमारा रिसर्च है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो एक टाइम फ्रेम के अंदर वो अटेन हो जाना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जो टाइम मेंशन किया गया है कि इतने टाइम में हमारी रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए, इतने टाइम में हम अपनी रिसर्च का जो गोल है वो अचीव कर सकें। आर से है रियलिस्टिक, रियलिस्टिक क्या है, वाइल चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी पैसिबल, रियलिस्टिक मतलब रियल वर्ल्ड, रियलिटी में वो चीज़ होनी चाहिए, हम चैलेंज एक्सेप्ट करें। टी से है टाइम बाउंड, स्पेसिफाइज अ क्लियर एंड टाइम फ्रेम, मतलब एक टाइम बाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक रिसर्च है वो हम इतने इतने टाइम 20-25 साल चला रहे हैं, नहीं, एक हमने रिसर्च टॉपिक लिया उसका टाइम जो है बाउंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम पीएचडी करते हैं, वो कितने साल की होती है, 5 साल की, हम 5 साल के अंदर अंदर हमें जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाहते हैं वो रिसर्च हमें कंप्लीट करनी होती है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, जिसका निमोनिक्स क्या है, स्मार्ट, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक और टी से टाइम बाउंड। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ स्केल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, PYQs में बहुत बार पूछा गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डाटा दैट मे बी गैदर इन सोशल रिसर्च, ईच वन एडिंग मोर टू द नेक्स्ट, मतलब 4 तरह के जो है स्केल्स होते हैं मेजरेबल, ठीक है, जिनसे हम मेजरमेंट करते हैं। इसका जो एक्रोनिम्स है वो क्या है, NOIR, N से नॉमिनल, O से ऑर्डिनल, I से इंटरवल और R से रेशियो, ये भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट स्केल है नॉमिनल और कैटेगोरिकल। नॉमिनल स्केल इनेबल्स द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स और रिस्पोंडेंट्स इनटू सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन अ कॉमन शेयर्ड प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब नॉमिनल मतलब नेम वगैरह और कैटेगरी वगैरह, जैसे गर्ल है, बॉय है, ठीक है, ये हम कैटेगरी, रिच है, पुअर है, ये कैटेगरी हम जो है डिवाइड कर सकते हैं इसमें नॉमिनल स्केल में। नेक्स्ट है ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, जिसमें हम रैंक डाटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर्स, जिसमें हम डाटा को ऑर्डर वाइज रैंक कर सकते हैं। इसमें नॉमिनल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगी और ये ऑर्डिनल तो है ही। नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, इसमें हम जो है इसमें नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे गर्ल, बॉय, उसके जो सब ग्रुप्स में डिवाइड करके उनका जो है हम डिफरेंस कर सकते हैं। और ऑर्डिनल जैसे डाटा को ऑर्डर एंड रैंक में लिख सकते हैं। थर्ड है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या है, फीचर्स नॉन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन यूनिट्स बट प्रोसेस एंड आर्बिट्रेरी रेदर देन एब्सोल्यूट जीरो, मतलब इसमें नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरवल, मतलब इसमें सिर्फ हम जीरो का यूज़ नहीं करते, बाकी सारा कुछ इस स्केल में आता है। नेक्स्ट है रेशो, includes all properties of an interval scale plus an absolute zero, allowing for meaningful ratio calculations, example height, weight, time, मतलब इसमें ज़ीरो भी आएगी, ठीक है। और ये ऐसा स्केल है जिसमें तीनों स्केल्स की, जो तीनों स्केल हैं इसके पहले, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो जाती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि कौन कौन से ऐसे स्केल हैं जिनमें हम ऑर्डर एंड रैंक में जिसको लिख सकते हैं, तो कौन कौन से है, ऑर्डिनल तो है ही, इंटरवल स्केल भी है और रेशियो भी है, और कौन सा नहीं है जिसमें हम ऑर्डर एंड रैंक के बेस पे डाटा नहीं लिख सकते, तो क्या आएगा, उसका आंसर है नॉमिनल, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लेना, 4 स्केल हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल, ठीक है, जो है कॉमन होता है, जिसमें सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, और नेम वगैरह होता है जिसमें, ठीक है। और ऑर्डिनल में डाटा को हम ऑर्डर एंड रैंक में लिख सकते हैं। इंटरवल में सारे चीज़ें कर सकते हैं, मतलब यूनिट्स का जो डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, उनका कितना डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं, बट इसमें जो है ज़ीरो यूज़ नहीं होती, ज़ीरो का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रेशियो, रेशियो में सारी चीज़ कर सकते हैं हम, हाइट भी
नाप सकते हैं, हम वेट भी मेजर कर सकते हैं, हम टाइम भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें ज़ीरो होती है, ठीक है। और इसमें हम रैंक भी दे सकते हैं, नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, सारा कुछ इस रेशियो में, रेशियोज वाला जो स्केल है उसमें कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हम अपनी रिसर्च में जो कि है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। हाइपोथेसिस हम क्यों फॉर्मुलेट करते हैं? जिससे हमारी रिसर्च इजी हो जाती है। तो हाइपोथेसिस क्या है? अ हाइपोथेसिस इज एन इंटेलिजेंट गैस, assumption, assertion, or an idea about a phenomenon, relationship, or situation, the reality or truth of which you do not know. The chosen research design will determine whether hypotheses are needed and how they should be formulated. Hypotheses add clarity, specificity, and focus to a research problem, but they are not always necessary. मतलब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गेस है, एक अजम्पशन है, एक असर्शन है, एक आइडिया है और एक ये किस चीज़ के बारे में है? किसी फिनोमिना के बारे में, किसी रिलेशनशिप के बारे में, किसी डाटा के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, उसकी रियलिटी, उसका ट्रूथ, सब कुछ बताता है एक हाइपोथेसिस। हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस अपनी थिंकिंग से। हाइपोथेसिस हमारी स्टडी में क्लैरिटी ऐड करता है, स्पेसिफिसिटी ऐड करता है और फोकस हम करते हैं कि हम डीपली थिंक कर सकें। हाइपोथेसिस हर रिसर्च में नेसेसरी नहीं होता। कुछ रिसर्चेस होती हैं जिनमें हम हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं, हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चेस होती हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मैंने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस के बारे में पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके पिछली वीडियो देख लो, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हाइपोथेसिस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसका यूज़ क्या है। फोर्थ स्टेप है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन हम प्रिपेयर करते हैं अपनी स्टडी के लिए, 3 बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, जिसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ आता है। बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड, इसमें स्ट्रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन और प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। स्ट्रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज डिज़ाइन क्या कौन सी होती है? ये पास्ट की स्टडी होती है, ये पास्ट स्टडी होती है। और प्रोस्पेक्टिव स्टडीज डिज़ाइन ये फ्यूचर की होती है, फ्यूचर स्टडी, ठीक है। ये पास्ट स्टडी होती है, ये फ्यूचर स्टडी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, रैंडमाइजेशन होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। इसमें एक्शन होता है, कोहेरेंट होता है, प्लेसिबो होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी, डाटा इज कलेक्टेड ओनली वंस ड्यूरिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम डाटा सिर्फ एक ही बार कलेक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ठीक है। डाटा इज कलेक्टेड ओनली वंस ड्यूरिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। और अगर हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की बात करें तो वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है एक ही टाइम पे 2 चीज़ों की स्टडी करना। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? डाटा इज कलेक्टेड एट मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम, मतलब डाटा जो है हम मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टाइम हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन और प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन, ये पास्ट की स्टडी, ये फ्यूचर की स्टडी। और एक्सपेरिमेंटल क्या है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी investigates cause and effect relationship. The independent variable or cause is manipulated by the researchers to observe its effect on the dependent variable. एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है? हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं जिससे हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता चलता है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं मैनिपुलेट करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो ये है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। नेक्स्ट है नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है? इज एन रिसर्च मेथड वेयर द साइंटिस्ट ऑब्जर्व्स, मेजर्स एंड डिस्क्राइब वेरिएबल्स नेचुरली
विदाउट अल्टरिंग और मैनिपुलेटिंग दैम। मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम वेरिएबल्स जो हमारे हैं उनको हम मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम जो अपने वेरिएबल्स हैं उसको हम मैनिपुलेट नहीं करते, हम उनको नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये होगी नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? दिस इज रिसर्च इज एन इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम फोकसिंग ऑन इट्स इमीडिएट एप्लीकेशन। एक्शन रिसर्च क्या है? इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं उसको एक्शन रिसर्च बोलते हैं। एक्शन रिसर्च की स्ट्रेटजी क्या है? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। हम प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी याद रखना, PYQs में पूछी गई थी। नेक्स्ट है कोहोर्ट स्टडी बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ईयर ऑफ बर्थ, ग्रेजुएशन और मैरिज। दिस इज एन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन। मतलब जब लोगों में किसी चीज़ को लेकर सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन होती है, उसको हम कोहेरेंट स्टडी बोलते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन है रिसर्च का, हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को इसमें। नेक्स्ट है प्लेसिबो डिज़ाइन। अ प्लेसिबो इफेक्ट इज व्हेन पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस रियल चेंजेस इन देयर सिम्टम्स और बिहेवियर सिंपली बिकॉज दे बिलीव दे आर रिसीविंग अ ट्रीटमेंट इवन इफ दैट ट्रीटमेंट हैज़ नो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मतलब कि इस इफ़ेक्ट में क्या होता है कि हम जो है लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं, एक हम उनको ऐसा बोल देते हैं कि ये हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर असल में हम उनका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते हैं। मतलब एक डमी ट्रीटमेंट है और उनको लगता है कि हाँ वो ये हमारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे जो बिहेवियर में, हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है प्लेसिबो डिज़ाइन, जिसमें जो चीज़ असल में नहीं हो रही होती पर जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि वो चीज़ हो रही है पर वो असल में नहीं हो रही होती। उनको सिर्फ एक उनको बिलीव करवाया जाता है कि ये चीज़ हो रही है। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिलेक्टिंग सैम्पल्स और सैम्पलिंग डिज़ाइनिंग। मतलब कि सैम्पलिंग टेक्निक्स हम कौन सी यूज़ करें? दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये PYQ है जिसमें पूछा गया था कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन सी सैम्पलिंग आती है, तो ये अच्छे से देख लेना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 3 तरह की सैम्पलिंग आती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल और परसेव्ड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो चलिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? इसमें ईच पर्सन इन द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल इंडिपेंडेंट एंड नॉन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मतलब इसमें जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उनको इक्वल चांस मिलते हैं, इसके लिए बीइंग सिलेक्टेड फॉर डाटा। ठीक है, सबसे पहले है रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें इक्वल चांस होते हैं, हम रैंडमली किसी से भी हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा से आया है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब है सब ग्रुप्स। इन केस पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनस द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। मतलब अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हेट्रोजेनस है, आपस में मतलब कॉमन नहीं है, तो हम उनको डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं और उनसे फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। थर्ड है क्लस्टर। व्हेन पॉपुलेशन इज़ लार्ज, एग्जाम्पल नेशनल लेवल से। मतलब क्लस्टर सैम्पलिंग में जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हम क्लस्टर सैंपल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? नेशनल लेवल सर्वे। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मतलब पॉपुलेशन में जितने मेंबर हैं उनको इक्वल चांस नहीं मिलते डाटा मतलब
देने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है? द रिसर्चर सिलेक्ट द ईजिएस्ट पॉपुलेशन मेंबर्स फ्रॉम विच टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन हु इज़ मोस्ट एक्सेसिबल एंड विलिंग टू पार्टिसिपेट। मतलब ये जो है ईजिएस्ट पॉपुलेशन सिलेक्ट करने के लिए जो रिसर्चर यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो है जिनको नॉलेज होती है या जो पार्टिसिपेट करने के लिए, डाटा कलेक्शन में मदद करने के लिए जो विलिंग होते हैं, उनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पर्पोजिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। द रिसर्चर यूज देयर ओन एक्सपर्टाइज टू हैंड पिक पार्टिसिपेंट हु प्रोसेस स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स और नॉलेज। मतलब इसमें जो है रिसर्च है अपनी जजमेंट से पॉपुलेशन में जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट करता है हु आर लाइकली टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। मतलब जिनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, रिसर्चर अपनी जजमेंट से उनको सिलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट रिक्रूट फ्यूचर पार्टिसिपेंट फ्रॉम देयर ओन नेटवर्क। In this kind of sampling, the information may be selected from few and they may identify other people for the purpose of gathering information. They may also become a part of sample. It creates a network. Snowball sampling क्या है? This is a kind of sampling. The information may be selected from few and they may identify other. मतलब हम कुछ लोगों से जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और वो हमें आगे किसी और को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, किसी और से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेज देते हैं। तो ऐसे ही ये एक वो भी पार्ट बन जाते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, और ये चेन, एक नेटवर्क क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये स्नोबॉल इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि एक जब स्नो होती है तो एक गोला होता है जो स्नो का, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका साइज़ बड़ा होने लग जाता है। इसी तरह से हमने एक व्यक्ति से, एक मेंबर से हमने इन्फॉर्मेशन ली, उसने हमें दूसरे मेंबर के पास भेज दिया, दूसरे ने हमें तीसरे के पास भेज दिया। ऐसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, हमारा कलेक्ट हो रहा है और ये एक नेटवर्क बन रहा है। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। Accidental sampling, it is used in market research where a researcher can come across any person and they may or may not have any information. Accidental sampling मतलब ये मार्केट स्टडी में होती है, जिसमें हमें एक्सीडेंटली जो है डाटा मिलता है। हर पर्सन के पास डाटा नहीं होता, हर पर्सन से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हम एक्सीडेंटली किसी ऐसे पर्सन से टकराते हैं जिसके पास डाटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि एक कोटा जो है रख दिया जाता है डिफरेंट सब एरियाज़ में, सब ग्रुप्स में जो है लोगों को बांट दिया जाता है। ठीक है, फिर एक निश्चित जो है कोटा रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 50 मेंबर हैं। ठीक है, हमने हर एक कैटेगरी से 10-10 मेंबर उठा लिए। हमें चाहिए 5 मेंबर, हमने 5 कैटेगरी हैं, हर कैटेगरी में 10-10 मेंबर हैं। ठीक है, तो हम कोटा रखेंगे और हर कैटेगरी से एक एक व्यक्ति चुन लेंगे। एक एक व्यक्ति चुन लिया तो हमारे जो है 5 पार्टिसिपेंट तैयार हो गए। तो ये हम एक कोटे से निश्चित करेंगे कि कौन से मेंबर हमें डाटा कलेक्शन में मदद करेंगे। ये है कोटा सैम्पलिंग। तो हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन सी सैम्पलिंग थी? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस, पर्पोजिव, स्नोबॉल और एक्सीडेंटल और कोटा। पर ये नाम याद रखना, इसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डाटा कलेक्शन। हम अपनी रिसर्च में 2 मेथड से डाटा कलेक्ट करते हैं, एक प्राइमरी सोर्स से और एक सेकेंडरी सोर्स से। प्राइमरी डाटा क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, फोकस ग्रुप और केस स्टडीज़। इन सब के बेस पे जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ये सारे जो मेथड्स हैं ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं। और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन से हैं? पब्लिश सोर्सेज, अनपब्लिश सोर्सेज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ट्रेड एसोसिएशंस,
रिसर्च रिपोर्ट्स और कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स। ये प्राइमरी डाटा के जो मेथड्स हैं, ये सेकेंडरी डाटा के मेथड्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। प्राइमरी डाटा का हम पढ़ेंगे मेथड। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सिस्टेमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर, इवेंट्स और कंडीशंस इन देयर नेचुरल सेटिंग। मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर, एक सिस्टेमैटिक रिकॉर्डिंग होती है। इसके टाइप्स क्या हैं? नेचुरल ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या है? नेचुरल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट विदाउट एनी इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन। मतलब जब हम नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं, किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में रह के किसी में, मतलब जो पार्टिसिपेंट होते हैं या कुछ जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं विदाउट मैनिपुलेशन, विदाउट इंटरफेरेंस। दूसरा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जिसमें द रिसर्चर बिकम्स एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इन्वायरमेंट टू गेन डीपर इंसाइट वाइल कलेक्टिंग डाटा। मतलब जिसमें जो रिसर्चर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उस इन्वायरमेंट में, एक डीपर नॉलेज के लिए, डीपर डाटा कलेक्शन के लिए। तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन नेचुरल सेटिंग्स में होता है, जो विदाउट इंटरफेरेंस और विदाउट मैनिपुलेशन होता है नेचुरल इन्वायरमेंट में। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें जो रिसर्चर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डाटा कलेक्शन के लिए। थर्ड है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? कंडक्ट इन ए कंट्रोल सेटिंग वेयर स्पेसिफिक वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व इफेक्ट। मतलब कंट्रोल सेटिंग मतलब जब हम स्पेसिफिक जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट निकलता है। मतलब हम जो कंट्रोल सेटिंग करते हैं वेरिएबल्स की और उनको मैनिपुलेट करके फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। आगे है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? यूज प्री डिफाइंड क्राइटेरिया एंड कैटेगराइज टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर और इवेंट सिस्टेमेटिकली। जिसमें एक जो एरिया होता है वो प्री डिटरमाइन होता है और सिस्टेमेटिकली इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में होगा, ये फ्लेक्सिबल होता है अनस्ट्रक्चर्ड, और हम जो सारी जो उसके बिहेवियर हैं वो रेलिवेंट हैं, जो नहीं भी हैं, सारे उसके इवेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम। ठीक है, ये हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट है इंटरव्यू मेथड। इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर्स एंड द रिस्पोंडेंट वेयर क्वेश्चंस आर पोस्टेड orally and responses are given verbally. This method is particularly valuable in field-oriented studies where in-depth understanding and personal insights are needed. Interview method क्या होता है? ये conversation होती है between interviewer के और respondent के, जहाँ पे जो questions हैं वो orally पूछे जाते हैं interviewer के द्वारा और verbally आंसर किए जाते हैं respondents के द्वारा। ये एक फील्ड ओरिएंटेड स्टडीज़ है जिसमें हम जब इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है हमें, तब हम इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू मतलब हम क्वेश्चनेयर के थ्रू ले सकते हैं, हम टेलीफोन इंटरव्यू ले सकते हैं, हम फेस टू फेस जो इंटरव्यू ले सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं। आगे इसके टाइप्स, इंटरव्यूज़ के टाइप्स क्या क्या है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है? ये इसमें जो है एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एक फिक्स ऑर्डर में। मतलब इसमें जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, फिक्स्ड ऑर्डर होता है, वही ऑर्डर के थ्रू क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है? ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है जहाँ पर इंटरव्यूअर है वो एक्सप्लोर करता है टॉपिक्स को जो कन्वर्सेशन के थ्रू अराइज होते हैं और उनको डेप्थ में उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है, मतलब ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का मिक्सचर है। नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें कोई भी स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते। जो इंटरव्यूअर है वो फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन करता है, वो एक्सप्लोर करता है न्यू एरियाज़ को, न्यू आइडियाज़ को। मतलब कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते, कोई स्पेसिफिक
प्री डिफाइंड प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस नहीं होते, वो अपने हिसाब से जैसे जैसे कन्वर्सेशन चलती है वैसे ही क्वेश्चंस पुट करता है। तो ये इंटरव्यूज़ की 3 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या है? अ क्वेश्चनेयर इज ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू कलेक्ट रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इट इज़ अ सिस्टमैटिक completion of questions intended to gather information from a sample population। क्वेश्चनेयर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है रिस्पोंडेंट के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। सिस्टेमेटिक क्वेश्चंस होते हैं इसमें जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनेयर क्या है? फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनेयर है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, क्लोज फॉर्म क्वेश्चनेयर और ओपन फॉर्म क्वेश्चनेयर। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर जिसमें क्वेश्चन जो है वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, प्री डिफाइंड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में जो क्वेश्चन है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते जिसमें। क्लोज फॉर्म क्वेश्चन जिसमें ऑप्शंस होती है येस नो की, ठीक है, राइट रॉन्ग की, मतलब लिमिटेड जो है हमारे पास वर्ड्स होते हैं, लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। और ओपन फॉर्म क्वेश्चनेयर कौन से होते हैं? जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनमें जो अपनी चॉइस ऑफ वर्ड से हम पूछ सकते हैं, वो है ओपन फॉर्म क्वेश्चनेयर। तो ये 4 फॉर्म्स है क्वेश्चनेयर की। नेक्स्ट है सर्वे। सर्वे क्या है? सर्वे इज़ अ रिसर्च टूल यूज टू कलेक्ट डाटा विद अ स्पेसिफिक purpose through various techniques such as face-to-face interview, mail questionnaire, telephone interview or online forms. It involves gathering responses to a set of questions designed to address particular research goals or hypotheses. Surveys are commonly employed to assess opinions, attitudes, beliefs, social parameters and other factors across different geographic areas for कंपेरेटिव एनालिसिस। मतलब सर्वे क्या है? सर्वे एक डाटा कलेक्शन का टूल है रिसर्च में, जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वेरियस टेक्निक्स का यूज़ करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। वेरियस टेक्निक्स में कौन कौन सी आती है? फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं, मेल क्वेश्चनेयर होता है, टेलीफोन इंटरव्यू लेते हैं हम, ऑनलाइन फॉर्म होते हैं। ये मेथड्स का यूज़ करके हम सर्वे करते हैं जिसमें जो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें हम जो है एक हाइपोथेसिस और अपने गोल जो है अचीव करते हैं। और जो ये सर्वे है जो कॉमनली एम्प्लॉयड टू असेस द ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीफ, सोशल पैरामीटर्स एंड अदर फैक्टर्स अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिक एरियाज फॉर कंपेरेटिव एनालिसिस। मतलब ये चीज़ें हम लोगों का सर्वे करके हम एटीट्यूड्स उनकी ओपिनियन, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका सोशल पैरामीटर्स क्या है, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये है सर्वे मेथड। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्टडी कंडक्ट टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड कलेक्ट डाटा ऑन वेरिएबल एंड आउटकम्स। एग्जांपल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये कंट्रोल स्टडी है। एक्सपेरिमेंटल मतलब कंट्रोल स्टडी। हमारे पास वेरिएबल होते हैं, हम उनको मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद उनको ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि हमें डाटा मिलता है कि उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या है। तो ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होते हैं और फील्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। नेक्स्ट है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या है? ग्रुप डिस्कशन होती है ये, गाइडेड बाय ए फैसिलिटेटर। मतलब फोकस ग्रुप है, एक ग्रुप डिस्कशन है, गाइडेड बाय किसके गाइडेंस में होती है? एक फैसिलिटेटर की गाइडेंस में। क्यों होती है? टू एक्सप्लोर परसेप्शन एंड ओपिनियन ऑन ए टॉपिक। मतलब किसी टॉपिक पे उनकी ओपिनियन, उनका परसेप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए। एग्जाम्पल्स क्या है? फोकस ग्रुप इंटरव्यू और पैनल डिस्कशन, ये फोकस ग्रुप की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए सिंगल केस और ए स्मॉल नंबर ऑफ केसेस टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स इशू। केस स्टडी है, एक इन डेप्थ एनालिसिस होती है, इन डेप्थ स्टडी होती है, हम डीप में जाकर स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल इसकी है डिटेल केस एनालिसिस और लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडीज़। लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडीज़ मतलब कि हम जो है डिफरेंट टाइप्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे। दो चीज़ों का डाटा या 2 से ज़्यादा चीज़ों का डाटा जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए हम कलेक्ट कर सकते हैं। हम डीप में जाकर बार बार क्वेश्चनिंग करके, इन डेप्थ स्टडी करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या है?
refer to information that has been collected and recorded by someone other than the researcher. This type of data is typically sources from pre-existing records and documents such as government reports, academic books, trade association publication and statistical agencies. मतलब जो सेकेंडरी डाटा है, जो किसी और का पहले से उस टॉपिक पे डाटा दे रखा होता है, हम उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं. ये प्री एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं जो पहले से ही होते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? बुक्स हैं, टीवी हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, एकेडमिक बुक्स हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, पब्लिकेशंस हैं. ये सारी जो है सेकेंडरी डाटा की एग्जाम्पल्स हैं. सेकेंडरी डाटा दो तरह का होता है, पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्सेज. पब्लिश्ड सोर्सेज क्या हैं? पब्लिश्ड सोर्सेज encompassed a range of materials that are formally made available to the public. मतलब जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है. वो एग्जाम्पल्स बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, वेबसाइट्स हैं, डिजिटल रिपोर्ट्स हैं, ऑनलाइन जर्नल्स हैं. ये सारे जो पब्लिश्ड रिसोर्सेज हैं जो पब्लिक के लिए प्रोवाइड होते हैं. नेक्स्ट है अनपब्लिश्ड सोर्सेज. ये क्या है? डाटा दैट इज़ नॉट फॉर्मली रिलीज टू द पब्लिक रिसर्चर्स में नीड स्पेशल परमिशन टू एसेस दिस डाटा. मतलब ये जो डाटा होता है अनपब्लिश्ड सोर्स से हम कलेक्ट करते हैं, ये जो है ये फॉर्मली रिलीज़ नहीं होता, ये पब्लिक के लिए नहीं होता, हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है. एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? प्राइवेट फार्म रिकॉर्ड्स, बिजनेस इंटरप्राइजेज, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये सारे हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज. तो सेकेंडरी डाटा कितनी तरह का होता है? पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स. पब्लिश्ड सोर्स जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं अपनी डाटा, मतलब कलेक्शन के मेथड में यूज़ कर सकते हैं वो डाटा. और अनपब्लिश्ड जो सोर्सेज होते हैं वो हमें परमिशन लेके अपनी रिसर्च में यूज़ करना पड़ता है उनका. नेक्स्ट स्टेप है डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस क्या है कि जो अभी तक हमने अपनी रिसर्च में डाटा कलेक्ट किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड से फॉर्मुलेट किया है हाइपोथेसिस को, और लिटरेचर रिव्यू से डाटा जो कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना. तो डाटा एनालिसिस इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल और एनालिटिकल टेक्निक्स. मतलब जो हमारा रॉ डाटा है उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में लिखना, उसको कन्वर्ट करना बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल टेक्निक्स. स्टेप्स ऑफ डाटा एनालिसिस क्या है? सबसे पहले है डाटा कलेक्शन. डाटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा थ्रू सर्वे, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंट. मतलब डाटा हम सबसे पहले कलेक्ट करेंगे किसके थ्रू? प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स के थ्रू. उसके बाद डाटा क्लीनिंग करेंगे जिसमें हम रिमूव एरर्स, मिसिंग वैल्यूज़ एंड डुप्लीकेट एंट्रीज़. मतलब हम जो एरर्स हैं हमारी रिसर्च में, हमारे डाटा में जो मिसिंग वैल्यूज़ है, जो डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं, हम उसको रिमूव करेंगे. उसके बाद डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. डाटा ऑर्गेनाइजेशन, क्लासीफाई एंड अरेंज डाटा इनटू टेबल्स, चार्ट और कैटेगरीज. मतलब जो हमारा डाटा है हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे. उसके बाद हम डाटा एनालिसिस करेंगे जिसमें हम अप्लाई स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मेथड्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप. जिसमें हम स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज़ करके पैटर्न्स और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद है इंटरप्रिटेशन. एक्सप्लेन व्हाट द रिजल्ट मीन इन रिलेशन टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. मतलब इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हम जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या है, जो रिलेशनशिप है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारा इंटरप्रिटेट करेंगे. उसके बाद है टाइप्स ऑफ डाटा एनालिसिस. दो तरह से होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव में डाटा इन फॉर्म ऑफ नंबर्स. डाटा इन फॉर्म्स ऑफ नंबर्स, इसमें डाटा इसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है. उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डाटा एनालिसिस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो सबसे पहला है टू अरेंज एंड समराइज डाटा. सबसे पहला क्या है? टू अरेंज एंड समराइज डाटा. डाटा को अरेंज करना, उसको समराइज करना. अगला है नेक्स्ट टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप. आइडेंटिफाई करना पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को
एंड रिलेशनशिप को। टू टेस्ट रिसर्च हाइपोथेसिस, जो हमने रिसर्च में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया था उसको टेस्ट करना कि वो सही है या गलत। टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस, जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस बने हैं रिसर्च के बेस पे, हमारे जो सिलेक्टेड एरिया है उसके बेस पे, जो हमारे रिसर्च एरिया जो है उसके बेस पे जो हमारे क्वेश्चंस बने हैं उनके आंसर। उसके बाद टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूज़न, वैलिड कंक्लूज़न निकालना, और टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड रिकमेंडेशंस। टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड रिकमेंडेशन, मतलब जो हमारी रिसर्च है वो डिसीजन मेकिंग और रिकमेंडेशन पे वो सपोर्ट करती हो। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस की क्या ज़रूरत है। कन्वर्ट्स रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, डाटा को कन्वर्ट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन पे। और इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च, रिसर्च की एक्यूरेसी की कितनी सही है और रिलायबल है क्या नहीं, वो चीज़ को इम्प्रूव करता है। हेल्प टेस्ट हाइपोथेसिस, सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन, एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। असिस्ट इन पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, एनहांस द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, ये सारी उसकी इंपॉर्टेंस है डाटा एनालिसिस की। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर दो तरह की होती है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं, इसको टाइप 2 एरर बोलते हैं। ये पीवाईक्यूज़ में पूछी गई थी। टाइप 1 एरर क्या है, जिसमें हम इनकरेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब हम इनकरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, जबकि हमें रिजेक्ट नहीं करना होता पर हम गलती से रिजेक्ट कर देते हैं। और दूसरी टाइप की एरर क्या है, इनकरेक्टली फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब हम गलती से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में गलती कर देते हैं, मतलब हमें रिजेक्ट करना होता है पर हम नहीं करते। इसमें हमें रिजेक्ट नहीं करना होता पर हम गलती से कर देते हैं, ये चीज़ बस याद रखनी है। ठीक है, और सैम्पल साइज़ अगर आपका 30 से कम है तो ये स्मॉल सैम्पल साइज़ होता है, अगर 30 से ज़्यादा है तो लार्ज सैम्पल साइज़ होता है। बस इसमें यही चीज़ याद रखनी है आपको, सैम्पल साइज़ याद रखना है। और एक टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है। टाइप 1 एरर क्या है, जिसमें इनकरेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और टाइप 2 एरर इनकरेक्टली फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बस ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप है रिसर्च का, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्या है, is a process of explaining the meaning of analyzed data and drawing conclusion based on the research findings. It helps the researcher to understand whether the research objectives have been achieved or and what the result imply. मतलब ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है इसमें जो है मीनिंग एक्सप्लेन होता है और एनालाइज डाटा होता है और एक कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं बेस्ड ऑन रिसर्च फाइंडिंग्स कि क्या रिसर्च जो हमारी है वो जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव थे उनको रिसर्च ने अचीव किया या नहीं किया, हमारी रिसर्च किसी टॉपिक के ऊपर सही है या नहीं है, या हमारी रिसर्च किसी फील्ड में इम्प्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सारा कुछ हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा से पता चलता है। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या है, Research report writing is the process of preparing a formal document that communicates the objectives, methods, analysis, findings and conclusion of a research study. Report writing क्या है, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो हम रिसर्च का जो लास्ट स्टेप है जिसमें हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, एनालिसिस, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन होते हैं हमारी रिसर्च स्टडी की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं रिपोर्टिंग के, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सही ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर एंड रैंक सही होना चाहिए। एक्यूरेट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स एंड अनबायस्ड प्रेजेंटेशन, मतलब हमें बायस होकर कोई चीज़, हमारी रिसर्च कभी बायस होकर नहीं कर सकते हमें अनबायस होना पड़ेगा। उसका प्रॉपर टेबल्स, चार्ट एंड रेफरेंसेस, हमें प्रॉपर टेबल्स, चार्ट और रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे। उसके बाद है करेक्ट ग्रामर एंड फॉर्मेटिंग, हमारी ग्रामर जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद है प्रिजर्व रिसर्च फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मतलब जो हमारी रिसर्च है उसको प्रिजर्व करें फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि जब कोई
हमारे गिवन एरिया पे रिसर्च करे तो उसको हमारी रिसर्च से लिटरेचर रिव्यू मिल सके। उसके बाद है कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज। हमारी जो रिसर्च है वो कंट्रीब्यूट करे एकेडमिक और प्रोफेशनल नॉलेज को। तो ये है हमारी रिपोर्ट राइटिंग। रिसर्च रिपोर्ट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले टाइटल पेज आता है, उसके बाद सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन आती है, फिर एक्नॉलेजमेंट होती है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, फिर टेबल्स ऑफ कंटेंट्स होते हैं, फिर इंट्रोडक्शन होती है, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, फिर हमारी रिसर्च मैथडोलॉजी जो हमने यूज़ की होती है वो होता है, फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होती है, फिर हमारी फाइंडिंग्स होती है कि हमारी रिसर्च की क्या फाइंडिंग्स हैं, फिर हमारा कंक्लूजन होता है, फिर हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं, उसके बाद हमारी लिमिटेशन ऑफ द स्टडी होती है कि हमारी स्टडी में क्या लिमिटेशंस हैं, उसके बाद रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी होती है, उसके बाद अपेंडिक्स होता है। ठीक है, ये हमारी जो है रिपोर्ट राइटिंग का जो है फॉर्मेट है, ये अच्छे से देख लेना आप। तो आज की वीडियो में हमने रिसर्च के स्टेप्स जो हैं 7 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोज़। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।